विदेश नीति पर बयान देकर बुरी तरह से फंस गए अमित शाह। मगर सबसे बड़ी बात, 100 दिन पूरे हुए भाजपा सरकार के, मगर एक सीधा और सरल सवाल था। उस सवाल का जवाब अमित शाह ने दृढ़ता से नहीं दिया है। जानकार यह भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री की धमकी छुपी हुई है। वो क्या बयान है मैं आपको दिखाऊंगा, फैसला आप कीजिएगा कि अमित शाह धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सवाल बहुत सरल था दोस्तों। आए दिन क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे सरकार में एक विधायक कहता है कि मैं राहुल गांधी की जीभ काट दूंगा और इसके बदले में 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। रवनीत बिट्टू इस सरकार में नेता और मंत्री है, मगर इससे पहले कांग्रेस में था। उसे 3 बार सांसद कांग्रेस ने बनाया। इस व्यक्ति ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। जी हां, और फिर एक पूर्व विधायक जिसने यह कहा था कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था राहुल गांधी, वही हाल तुम्हारा कर दिया जाएगा। यानी बार बार भाजपा या उससे जुड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक भीड़ खड़ी कर रहे हैं, हिंसा से जुड़े बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। यही सवाल एक पत्रकार ने कहा था कि रवनीत बिट्टू ने जो बयान दिया, सवाल पूरा भी नहीं कर पाया था वो। मगर देखिएगा, अमित शाह ने इसका जवाब नहीं दिया। और न सिर्फ जवाब नहीं दिया, यह कहा कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दृढ़ता से नहीं दूंगा। अमित जी, मैं समझना चाहता हूं इसमें कौन सी दृढ़ता है। पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देना, अपने पार्टी के नेताओं के हिंसक बयानों पर चुप्पी साध लेना, जिसमें नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है या कम से कम उसके खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है, उसके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं इसमें क्या दृढ़ता है। अमित जी, आपके सामने तो अमित शाह, वैसे भी पत्रकार थर थर कांपते हैं, आपसे सवाल पूछने की किसी में हिम्मत नहीं होती है। आपने इनका अंदाजे बयां देखा, आपने अमित शाह की आंखों की हरकत देखी कि मैं दृढ़ता से आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और अगर एक और पत्रकार यह सवाल पूछ लेता तब आप क्या करते। आप सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं अमित जी, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, आप देश के गृह मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। यहां पर राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके खिलाफ लगातार भीड़ खड़ी की जा रही है, लगातार अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, बार बार दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है तो राहुल गांधी, जिनका आप पहले मजाक उड़ाते थे, अब उनके खिलाफ न सिर्फ झूठ बोला जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है, बल्कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रवनीत बिट्टू, तरविंदर मारवा या फिर वो गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे और बुल्ढाना के एक पुलिस स्टेशन में उन्होंने प्रदर्शन किया। मगर सीधा और सरल सवाल, रवनीत बिट्टू पर कोई एक्शन होगा जिसने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया, या फिर भाजपा का और नेता जिसने खुलकर एक मंच पर कहा कि जो हाल तुम्हारी दादी का कर दिया गया वही हाल तुम्हारा किया जाएगा। अमित शाह, आप इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते हैं। और माफ कीजिएगा, इसमें किसी भी किस्म की दृढ़ता नहीं है, कोई साहस, कोई वीरता, कोई शौर्य नहीं है। पत्रकार अगर सवाल पूछ रहा है और वो बहुत ही सामान्य सवाल पूछ रहा है, तो उन सवालों के जवाब देने में कोई साहस नहीं है। मजा तो तब आएगा अमित जी अगर आप मेरे सवालों का जवाब दें, मेरे सामने बैठें और मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे सवाल करूंगा। जी हां, उम्मीद है मेरे सवालों से आपको अपनी सरकार के लिए कुछ नई दिशा भी मिल जाएगी, क्योंकि इस तीसरे कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी की वही हरकतें जारी हैं, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं राजनेताओं की लालच को समझता है, अपने सहयोगियों की लालच को समझता है। सब अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयान देते रहे, कुछ भी करते रहे, कोई अंकुश नहीं है। मगर अमित शाह 100 दिन पूरे होने पर एक बहुत ही गलत संदेश दे रहे हैं। एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देना, इसमें कोई दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता तब होगी जब हिंसा को बढ़ावा देने वाले वाहियात नेताओं पर आप काबू पाएं। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मुझे लगता तो नहीं अमित जी, बिल्कुल नहीं लगता। उल्टा आप विदेश नीति पर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसकी विदेश नीति में रीढ़ है
यानी कि पिछले 75 सालों में जितनी भी सरकारें रही हैं, उनकी विदेश नीति जो है वो रीढ़ विहीन रही है। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसकी विदेश नीति में दम है। चलिए आज हम गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछते हैं, मगर उनसे सवाल पूछने से पहले मैं सुनवाना चाहूंगा कि दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या। सुनिए। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, यह तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्पष्टीकरण दे रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। अब जिस तरह से अजीत डोभाल बैठे हुए हैं दोस्तों, यह तस्वीर वायरल हो रही है। बिल्कुल अपने कुर्सी के कोने पर तमाम विपक्षी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से कमजोर हालात में बिल्कुल अपनी कुर्सी के कोने पर क्यों बैठे हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यह सवाल उद्धव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाया। तो आप जानते हैं उनके इस बयान के जवाब में पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल क्या कहते हैं। इत्तेफाकन ये जो कमल सिब्बल हैं, ये भाजपा के परम चाटुकार नंबर 1 हैं। कमल सिब्बल कहते हैं कि ये तस्वीर जो है वो रूसी पक्ष ने जारी की है। कितना हास्यास्पद बयान है ना दोस्तों। सिर्फ इसलिए कि यह तस्वीर रूसी पक्ष ने जारी कर दी तो क्या इस तरह से बैठना जायज हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो हकीकत बदल जाएगी कि व्लादिमीर पुतिन के सामने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपनी कुर्सी के कोने पर बैठे हुए थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पहली बार एक ऐसी विदेश नीति मिली है जिसकी कोई रीढ़ है। तमाम जानकार विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर व्लादिमीर पुतिन को स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं। सुनिए किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्लादिमीर पुतिन को स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए थे। देखिए। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. तो एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन को स्पष्टीकरण और दूसरी तरफ यह वायरल तस्वीर जिसमें वो अपनी कुर्सी के बिल्कुल कोने पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को लेकर भी लगातार बवाल हो रहा है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो हमलावर है। प्रियंका चतुर्वेदी इस पर बवाल कर चुकी हैं क्योंकि अमित शाह तो कह रहे हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसकी विदेश नीति में रीढ़ है। मगर आम आदमी पार्टी जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्लादिमीर पुतिन को जाकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं उस पर सवाल कर रही है। क्या कह रहे हैं पार्टी के सांसद संजय सिंह, आइए सुनते हैं। एक देश को शर्मसार करने वाला वीडियो जरूर सामने आया है, देश को शर्मसार करने वाला। अपने आप को योद्धा और हीरो बताने वाले हमारे प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो जाकर पुतिन को सफाई दे रहे हैं। कितना शर्मनाक वीडियो है। उस वीडियो को देखकर एक एक भारतीय का सिर शर्म से झुक गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश की यात्रा करने जाएं तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं।
पहले कहते थे यूक्रेन रसिया की लड़ाई, उनका युद्ध पापा ने रुकवा दिया। अब यूक्रेन पापा चले गए तो उसकी सफाई दे रहे हैं पुतिन को जाके। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है। प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए, वो एक व्यक्ति नहीं है, 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके सिर को शर्म से ऐसे झुकाने का काम मत कीजिए। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है। यहां पर तो आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्लादिमीर पुतिन को जाकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री जब यूक्रेन गए थे, जब इस तरह से उन्होंने जेलेंस्की को गले लगाया था, तब आपको याद है ना, जेलेंस्की ने भारत को क्या ताना मारा था? भारत को कहा था कि आप रूस से तेल आयात करना बंद करें, आयात करना बंद करें, यह युद्ध खुद ब खुद रुक जाएगा। जेलेंस्की इस तरह से भारत को ताना मार रहे थे और बार बार ताना मार रहे थे। भारत और रूस के रिश्तों पे लगातार ताना मार रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमारी एक ऐसी विदेश नीति है जिसकी रीढ़ है, तो क्या जरूरत पड़ रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस तरह से व्लादिमीर पुतिन को जाकर स्पष्टीकरण देने की? आखिर क्या वजह है कि जेलेंस्की हमें इस तरह से ताना मारते हैं? चलिए वो बात भूल जाइए, इस खबर को देखिए दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है यह खबर। जानते हैं क्या कहती है? ईरान के जो सुप्रीम शासक हैं, जिनका नाम है सैयद अली हुसैनी खमेनी, उन्होंने बताया है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां मुसलमान जो है यातना सह रहा है। खबर यह कह रही है ईरान लिस्ट्स इंडिया एज अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स सफर, दिल्ली सेज अनएक्सेप्टेबल। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम शासक की इस टिप्पणी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है, अगर हमारी विदेश नीति की इतनी रीढ़ है, तो मध्य पूर्व से इस तरह की आवाजें क्यों आ रही हैं? सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम ईरान के सुप्रीम शासक की इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर भाजपा की इस प्रवक्ता को बाहर भी तो भाजपा ने निकाला था। जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, तब आप ही ने तो इन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया था। क्यों? क्योंकि मध्य पूर्व में बवाल हो रहा था। अंबानी, अडानी और रामदेव के बिजनेस इंटरेस्ट पर असर पड़ रहा था, उनके व्यापारिक हितों पर असर पड़ रहा था। नतीजा, भाजपा सरकार ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में पूरी फहरिस्त है नेताओं की जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हैं, गिरिराज सिंह हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें घुसपैठिया बताया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताया था। तो शुरू से लेकर अंत तक भाजपा में पूरी एक फहरिस्त है जो लगातार मुसलमानों को गाली देती रहती है। आपने खुद अपनी एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखलाया था। तो सबसे बड़ी बात, अगर ईरान के सुप्रीम शासक ये बयान दे रहे हैं तो विदेश मंत्रालय को मिर्ची क्यों लग रही है? विदेश मंत्रालय ने खुद अपने बयान में नुपुर शर्मा के बारे में कहा था कि हाशिए पर बैठे कुछ नेता इस तरह के बयानात देते हैं। फ्रिंज एलिमेंट बताया था आपने नुपुर शर्मा को, जबकि यह आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी। और ईरान के सुप्रीम शासक खामेनी के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत माकूल जवाब दिया है। यह कहा है कि पहले ईरान अपने गिरेबान में झांक कर देखे, यह देखे कि वह अपने अल्पसंख्यकों और अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या करता है। मगर आपको खुद से यह पूछना पड़ेगा कि ऐसी नौबत क्यों आई कि ईरान के जो सुप्रीम शासक हैं वो भारत के मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। यह सवाल भी तो पूछा जाएगा ना कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप यह कहते हैं कि हमारी विदेश नीति में रीढ़ है, तो हमें अपनी आंतरिक नीति यानी कि देश के अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर एक माकूल तस्वीर पेश करनी पड़ेगी। मगर अगर हमारे ही नेता मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान करते रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है विदेश में बैठे लोगों को मौका मिलेगा हम पर टिप्पणी करने का। और मुद्दा सिर्फ ईरान के सुप्रीम शासक का नहीं है। इसी तरह की टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने की है। ब्रितानी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसी तरह के संकेत आए हैं।
सबसे बड़ी बात, जर्मन विदेश मंत्रालय ने भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली बातें कही हैं। तो कितनों का मुंह बंद कीजिएगा? सवाल उठेगा ना, जवाब तो मांगा जाएगा। हकीकत यह है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बेशक यह बात कह रहे हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी विदेश नीति आई है जिसकी रीढ़ है, मगर विदेश मंत्रालय इस कदर सवालों के घेरे में नहीं रहा था। यह देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनकी काबिलियत यह है कि ये अवसरवादी हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह है भारत की विदेश नीति की ताकत। जहां देश का विदेश मंत्री यह कह रहा है कि हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो हमसे बड़े हैं। याद है कि भूल गए आप? सुनिए। और हकीकत यह है दोस्तों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उनका ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर, दो ताजा बयान है, दोनों चीन पर, और दोनों बयान आपत्तिजनक है। पहला बयान, भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए कोई भी देश यह नहीं बोल सकता कि वो चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। पहले विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हम चीन के साथ कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो हमसे बड़े हैं। अब ये कह रहे हैं हम उनके साथ व्यापार नहीं बंद कर सकते। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अक्सर विपक्ष पर हमला क्यों बोलते हैं? गालवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। क्या एस जयशंकर इस बात को भूल गए हैं? और एस जयशंकर के इस बयान पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। आपने तो चीन को सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाया, आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक बैन किया और चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया। आपने तो यह भी कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। गालवान में जाबाजों की शहादत के बदले चीन को क्लीन चिट दी। हकीकत यह दोस्तों, जब गालवान में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से पहले कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाना पड़ेगा। और देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं कि पहली बार ऐसी विदेश नीति आई है जिसकी रीढ़ है। मैं आपके सामने एक नहीं 3 मिसालें पेश कर चुका हूं। रूस और यूक्रेन वाली मिसाल, ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, और अब चीन को लेकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। क्या इन तीनों बयानों में, क्या इन तीनों मुद्दों पर आपको भारत की विदेश नीति की रीढ़ कहीं पर दिखाई देती है? और ऐसे में अगर विपक्ष सवाल ना करे तो क्या करे? दोस्तों, अब तक मुझे लगता था कि आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा थे, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि एस जयशंकर, जिनका इतिहास है विदेश मंत्रालय का, जो चीन और अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं, जिनका लंबा चौड़ा तजुर्बा है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग अगर कोई विदेश मंत्री रहे हैं तो वह एस जयशंकर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां पर जाकर वो ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं। क्या इस विदेश नीति में आपको रीढ़ दिखाई देती है? इसका मशवरा किसने दिया होगा? जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है इसकी चर्चा उन्होंने पहले विदेश मंत्री से की होगी, और अगर नहीं की होगी तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय में किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। याद है कि आप भूल गए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे। सुनिए। अब की बार ट्रंप सरकार। और चुनावों के बाद क्या हुआ? ट्रंप हार गए। इससे ज्यादा बेइज्जती भारतीय पक्ष की क्या हो सकती थी? आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब हमारे किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी जमीन में जाकर वहां की सरकार के लिए, वहां की पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगे होंगे। आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, मगर आपकी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए राजनीतिक तौर पर। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। भारत की भोली भाली जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में विदेशों में जितने भी समारोह आयोजित होते हैं ना, उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, और वो तमाम तस्वीरें दिखाई जाती हैं यह कहते हुए कि देखिए भारत का डंका बज रहा है। इसके अलावा फोटोशॉप तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, यानी झूठी तस्वीरों का इस्तेमाल,
कि देखिए प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं और उनके आसपास दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं। हकीकत यह दोस्तों, जब विदेश नीति का मकसद जब एक व्यक्ति की बड़ाई करना, एक व्यक्ति की तारीफ करना, एक व्यक्ति का महिमा मंडन करना रह जाता है, तो यही समस्या पेश आती है। पिछले 10 से 11 सालों में विदेश नीति का सिर्फ एक मकसद रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाएं, वहां पर एनआरआईज के बीच उनके बड़े बड़े कार्यक्रम कराए जाएं, रॉक शोज कराए जाएं और उसके जरिए यह संदेश दिया जाए कि देखो भारत विश्व गुरु बन गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है, फलाना ढिमकाना। विदेश नीति की कोई बात ना की जाए। आपके सामने बांग्लादेश की भी मिसाल है। लगातार राहुल गांधी पर हमला किया जाता है कि भाई आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुछ क्यों नहीं बोलते। मगर मैं भाजपा से पलटकर एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट चीन और पाकिस्तान की वजह से हुआ था, आईएसआई की वजह से हुआ था। तो हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा आईबी क्या कुंभकर्णी नींद सो रहा था? बांग्लादेश तो हमारा परम मित्र था ना। शेख हसीना सामरिक तौर पर भारत के लिए बिल्कुल माकूल थी। हमने शेख हसीना के साथ संवाद क्यों नहीं किया? उनसे क्यों नहीं किया कि आप लोकतांत्रिक हितों को बार बार नुकसान पहुंचा रही हैं, आप विपक्ष के नेताओं को बंद कर रही हैं, आप वहां के प्रेस को बर्बाद कर रही हैं? हमने क्यों नहीं उनसे संवाद किया? और फिर उनका तख्ता पलट हो जाता है और भारत के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे भारत के आसपास जितने देश हैं वो चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही हमारे हितों के खिलाफ था। चीन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। भूटान, वहां पर डोकलाम में हम सब जानते हैं चीन किस तरह का निर्माण कर रहा है। श्रीलंका भी हर गुजरते दिन के साथ चीन की तरफ जा रहा है। नेपाल के बारे में क्या कहा जाए आप भी जानते हैं। और बांग्लादेश, वहां तो हमारे खुद के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मानते हैं कि वहां पर तख्ता पलट चीन और पाकिस्तान की वजह से हुआ। तो ऐसे में जो नई सरकार आई है बांग्लादेश में, वो किसका साथ देगी बताइए ना। अब बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो रहा है, इसके लिए भी किस पर दोष मढ़ा जा रहा है? राहुल गांधी पर। कि राहुल गांधी खालिदा जिया के बेटे से विदेश में मिलते हैं, दोनों साजिशें रचते हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। देश की जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। देश की जनता नासमझ नहीं है। अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान को अपने व्हाट्सएप तक सीमित रखिए। इसीलिए भारत की विदेश नीति को इतना नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आप अंड बंड कुछ भी बकवास करते रहते हैं विदेश नीति के नाम पर और फिर कहते हैं रीढ़ वाली विदेश नीति। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर रहिए और विदेश नीति का मजाक मत बनाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।